नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं थी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों मैं इसमें ऐसा ही प्रश्नों को जो है रखता हूँ जो ट्रेंड में है और जिसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है, ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा पहुँच सके। और ऐसे भी आप जानते हैं जिस दिन एग्जाम नहीं रहती है उस दिन हम आपको 2 या 3 वीडियो अपने तरफ से सजेस्ट करते हैं, और अब तक तो ऐसे ही देखने को मिला है। जो मैं सजेस्ट किया उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए और आगे भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों एक प्रश्न है, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? दोस्तों गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो देश का पहला होगा ये पटना क्या है, बिहार की राजधानी है, यहीं पर खोला गया। साथ ही साथ पटना में जो है डॉल्फिन केंद्र भी खोला गया है, गंगा डॉल्फिन केंद्र। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी देश का पहला ही होगा। तो आपको दोनों बात याद रखना है पटना को रिलेट करके कि यहाँ पे जो गैंडा संरक्षण है और डॉल्फिन केंद्र खोला गया है, तो दोनों जो है पटना में खोला गया है। साथ ही साथ जो डॉल्फिन है ये भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो समुद्री गाय संरक्षण केंद्र है जिसे अंग्रेजी में डुगोंग कहा जाता है, इसे हिंद मतलब उपनाम जो है इसका समुद्री गाय भी कहा जाता है डुगोंग को। डुगोंग जो है आपका जिस प्रकार का गेंडा होता है ना उसी प्रकार का देखने में होता है, और ये शाकाहारी जीव होते हैं जो समुद्र में रहते हैं और काफ़ी विशाल होते हैं, तो इसे समुद्री गाय कहा जाता है क्योंकि घास फूस शैवाल वगैरह जो काय वगैरह होते हैं ये खा के रहते हैं। तो इसका जो संरक्षण केंद्र है ये मन्नार की खाड़ी में खोला गया। तो आपको इतनी बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे हमने रखा है कि भारत के यहाँ पे कि भारत वर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया जो बाद में भारत को संविधान जो बनी है उसके लिए प्रेरित किया है? तो दोस्तों ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। आप जो है भारतीय संविधान का यहाँ से शुरुआत मान लीजिए, क्योंकि ये जो है सबसे अधिक योगदान दिए हैं भारतीय संविधान के निर्माण में। संविधान के निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? महान शिल्पकार भीमराव अंबेडकर जी को। बात करें भारत के संविधान में कितने देशों से तथ्यों को लिया गया है, तो वस्तुतः मेनली जो है 10 देशों से जो तथ्यों को अपनाया गया। तथ्य कहने का मतलब है जो विषय होती है उसी को तथ्य बोला गया है यहाँ पर। परंतु सर्वाधिक जो सबसे अधिक जो देन है किसी चीज की तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से अधिकांश तथ्यों को जो है ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन में कितने भी देश रहने दीजिए, लेकिन अगर एक ऑप्शन ऐसा रहे कि सबसे अधिक जो है 1935 का अधिनियम, तो आपको 1935 का अधिनियम को जो है टिक करना है। ठीक है, उसके बाद 1909 के जो अधिनियम थे इसे जो है सर्वग्राह नाम क्या है? मॉडले मिंटो सुधार। ठीक है, और 1919 के जो अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है इसे, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है जांच करने के लिए हंटर कमेटी की गठन होती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक बात बताऊंगा और आपको जो है एग्जाम में पास करा के ही मानूंगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे कि अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 20 का संबंध जो है ये दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, कि किसी पे जो आरोप लगाया जाता है उसके अपने बचाव में दलील वगैरह देने की पेश करने की छूट है, यानी जो है ये सजा आदि के प्रावधानों में छूट कर सकते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं। वैसे जो मौलिक अधिकार का जितने भी आर्टिकल हैं, जो भी मौलिक अधिकार हैं 6 कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। ये सभी बात जो इससे पहले वाली वीडियो है उसके पीडीएफ में आपको टैप मिलेंगे, इसीलिए मैं इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे टैप नहीं किया। और जो है आई होप कि वो वीडियो आप देख लिए होंगे तो वहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, और मैं रोजाना बताता हूँ। साथ ही साथ ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से जरूर ले लें, क्योंकि आपको जितना फायदा हो जाए उतना मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। एक प्रश्न यहाँ पे है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? दोस्तों अवमूल्यन क्या होती है कि कोई भी देश जो है, आदमी पे लागू तो नहीं होता, कोई भी देश है ये अपने मुद्रा जो होता है उसका, जैसे भारत की मुद्रा जो है रुपया है, तो रुपया की वैल्यू खुद को घटा लेना, अपने आप से घटा लेना। एक तो है कि अमेरिकी डॉलर के जो है अगेंस्ट मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, अमेरिकी डॉलर के एवज में जो है रुपये का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। तो घट रहा है तो इसका मतलब कि अच्छा जा रहा है, और बढ़ रहा है तो इसका मतलब घट रहा है। तो जब अपनी मुद्रा की वैल्यू को गिरा देते हैं तो उसे अवमूल्यन कहते हैं।
और समझने वाली बात है, इकोनॉमिक्स का टर्म है कि आपका अभी कोई सामान बेच रहे हैं और आप सस्ता कर देंगे तो सामान ज़्यादा बिकेगी, सिंपल सी बात है ना। तो जब अवमूल्यन कर देता है कोई देश का सरकार, तो वहाँ पे जो कुछ वस्तु जो कोई अन्य देश जो है आयात करता है, तो क्या होता है, अधिकांश वस्तु उसी पीरियड में खरीद लेते हैं जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है, क्योंकि उसको कम पैसे में ज़्यादा वस्तु मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। मान लीजिए कि भारत जो है जूट का जो निर्यात करता है, ठीक है। अभी जो है भारत के एक डॉलर का जो है 73 रुपया कुछ पैसा है, और भारत की $1 की कुछ 80 रुपया अगर हो गया तो इसी को मुद्रा का अपना जो है वैल्यू को गिराना बोलते हैं, मूल्यन बोलते हैं। तो अमेरिका क्या चाहेगा, भाई अभी तो $1 का 80 रुपया हो गया, जल्दी जल्दी खरीद लो, तो इसी समय खरीदेगा। तो इससे क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। निर्यात करने का मतलब अपनी वस्तु दूसरा देश खरीदेगा तो उसे निर्यात कहते हैं। हम दूसरे देश से कुछ मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। आई होप आप अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। एक प्रश्न है यहाँ पर, किसी वस्तु की सभी जो है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सभी स्थितियों में लिखना है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। तो अवतल लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों में जो है जो वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। इसके बाद उत्तल दर्पण में भी जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा। अब जो है दर्पण की सूत्र का मैं इसी वीडियो में बात कर लूंगा, हर बार बात करता हूं, आपको जरूर ध्यान रखना है। इनमें से कौन आर्थ्रोपोडा श्रेणी के जंतु है? दोस्तों आर्थ्रोपोडा बायो से क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है, जिस दिन उस दिन पूछा गया था, है ना। तो बायो से क्वेश्चन इस श्रेणी में आपको देखने को मिलेगी। तो आर्थ्रोपोडा श्रेणी के जो जंतु है, ये तितली है, मक्खी है, कीट है, यानी जो भी कीट पतंग है ये आर्थ्रोपोडा श्रेणी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो एनिलिडा संघ के हैं, तो इसे याद करने की काफी सिंपल ट्रिक है। जो भी ट्यूब जैसा आपको दिखता है ना, एनिलिडा संघ के होते हैं। जैसे केचुआ को आप देखे होंगे, जोंक को देखे होंगे, तो ये सब क्या है, एनिलिडा संघ के हैं। उसके बाद मोलस्का संघ, ये तो और इजी है, जिसके ऊपर जो कवच लगा हो, वो भी कवच जो है सख्त होना चाहिए। तो ये क्या है, सीपी हो गया, घोंगा हो गया, ये शंख वगैरह जो है ये भी है मोलस्का संघ के ही प्रजाति है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक पूछा गया था, इसीलिए मैंने मुख्यालय से भी रख लिया। आपको जो है हर एक को सेक्टर से क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आई थी? 1995 में। इसे स्थापना नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो है GATT गैट जो था इसका जगह लिया है। जिस प्रकार भारत में योजना आयोग का जगह कौन ले लिया है? नीति आयोग, ठीक है, 2015 में। तो उसी प्रकार इसे भी समझिए कि ये गैट का स्थान लिया है WTO। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी है जेनेवा में। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय भी है जेनेवा में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। साथ ही साथ IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC ही है, जो अमेरिका का राजधानी है। विश्व व्यापार संगठन का 1995 में आया, गैट का स्थान लिया। गैट का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड होता है, ठीक है। और गैट का यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग शायद GATT होता है, माफ कीजिएगा, मिसप्रिंट है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना है। ओपेक क्या है? तो ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसकी गठन जो है 1960 में हुआ था। और वियना कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम में है। और कोरोना काल में इसे ही विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। तो FAO का जो है मुख्यालय रोम में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद WEF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी मुख्यालय रोम में है। तो दोनों खाना वाला जो है ना, ये रोम में मुख्यालय है। और बाद बाकी बाय डिफॉल्ट आप जेनेवा रखिएगा। अगर कोई भी नहीं समझिएगा, मान लीजिए आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 99% केस में जो है जेनेवा करके आ जाना है। एक प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया, ठीक है। इसे टीकाकरण का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद पोलियो का टीका का खोज कौन किया है? जोनास साल्क। लेकिन ये क्या है, कौन सा, जो इंजेक्शन वाला होता है ना, जो इंजेक्ट करते हैं, ये वाला पोलियो का टीका का खोज किए थे ये, लेकिन इनका ही नाम आता है। लेकिन जो ओरल ड्रॉप है ना, जो मुंह से लिया जाता है, आज भी आप देखते हैं कि आज ओरल ड्रॉप चलती है पोलियो का, तो इसका क्या है? अल्बर्ट साबिन। तो अगर ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दे दिया जाए कि अल्बर्ट साबिन, क्वेश्चन रहे कि पोलियो के ओरल ड्रॉप का खोज किसने किया, तो अल्बर्ट साबिन हो जाएगा, ठीक है। रेबीज के टीके का खोज जो है लुई पास्चर किया है। साथ ही साथ लुई पास्चर दूध के पास्चुरीकरण के सिद्धांत का भी जो है खोज किया था। और रेबीज कैसे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। इसे जलांतक कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जिससे क्या होती है, जल से डर लगने लगता है। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये पेंच है। ये महाराष्ट्र,
प्लस एमपी, ये दोनों में पड़ती है पेंच बाघ रिजर्व, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर। ये कहाँ है? श्रीशैलम। श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? नागार्जुन सागर। क्षेत्रफल के हिसाब से टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, नेशनल पार्क की नहीं। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में फर्क है। टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेंच हो गया सबसे छोटा, नागार्जुन सागर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर भी आपसे पूछा जाता है कब आया था, तो 1973 में आया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में है, और हेमिस त्योहार भी होती है जो लद्दाख में ही मनाया जाता है, ध्यान रहे। इसके बाद भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ 11 नेशनल प्रकार है, मतलब नेशनल पार्क है, शायद कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, 11 ही है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है ये साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, मैं इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ कि इसे जो है हाल ही में टाइगर रिजर्व का जो है दर्जा दिया गया है। टाइगर रिजर्व का दर्जा 2022 में दिया गया है, और ये राजस्थान के जो है चौथे टाइगर रिजर्व होंगे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, ये राजस्थान में है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। अब टाइगर रिजर्व होंगे हैं, ये अभी अभी दर्जा मिला है इसको टाइगर रिजर्व को, और राजस्थान में है। इसके बाद मैंने एक लिख रखा है सतमंगलम टाइगर रिजर्व। ये इसलिए रखा है कि T*2 पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, कि जो भी नेशनल पार्क है उसमें अगर बाघों की संख्या दोगुने हो गए तो उसे T*2 पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार मिला है सतमंगलम टाइगर रिजर्व का, और कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो आई होप अगर इससे क्वेश्चन आया मतलब टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क से, तो इससे बाहर नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको एक और याद रखना है, संजय नेशनल पार्क, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर खाली संजय लिखा रहेगा तो एमपी होगा, और संजय गांधी रहेगा ना, संजय गांधी रहेगा तो महाराष्ट्र होगा। तो इन दोनों में ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। एक प्रश्न है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में मानस है, सुबिनसिरी है, देसांग है, लोहित है। तो ये सब जो है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर से होता है। ये हिमालय से परे की नदी है, ये हिमालय से जो है परे की नदी है, हिमालय सीरीज से। इसके बाद लोहित नदी को तिब्बत में जायूल चू कहते हैं। लोहित नदी को जो है तिब्बत के अंदर जायूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। तो ये फेमस है सांगपो, सांगपो कहा जाता है तिब्बत के अंदर आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को। उसके बाद आपको जो है गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो इसके बाद ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद संतोपथ ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों संतोपथ ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पुष्कर धाम ये भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। अभी आपको पता ही होगा कि 2022 में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए इसमें उत्तराखंड भी शामिल थे। तो यहाँ पे दोबारा शपथ लिए हैं पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है, गुरमीत सिंह। उसके बाद बात करें और क्या है उत्तराखंड में, तो फूलों की घाटी नंदा देवी ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? कार्बेट नेशनल पार्क हुआ करता था। और इससे भी पहले क्या नाम हुआ करता था? हेली नेशनल पार्क। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, भारत का पहला नेशनल पार्क था ये कार्बेट या हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम अब बदल दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। आपसे अगर कोई पूछे कि किसके नाम पे बदला गया, तो रामगंगा नदी का नाम है, जो गंगा का प्रथम सहायक नदी भी है। ये गंगा का जो है प्रथम सहायक नदी है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि गंगा का प्रथम सहायक नदी कौन सा है, तो मतलब रामगंगा नदी है, जो उत्तर की तरफ से आके मिलती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गंगा का मिलन स्थल जो देव प्रयाग है ना, ये भी उत्तराखंड में है। आपको पता है गंगा जो है अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों की जब धारा मिलती है ना देव प्रयाग में, तो गंगा कहलाती है, ठीक है। यहाँ से हो जाती है गंगा। ये है देव प्रयाग आपका। देव प्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलते हैं आगे। फ्लोएम कितने प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है? तो फ्लोएम जो है 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जाइलम भी 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। और फ्लोएम जाइलम क्या होता है? फ्लोएम क्या होता है? जाइलम क्या होता है? तो जाइलम जो है पौधों में रस और जल का जो है मतलब चढ़ाव का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। वहीं फ्लोएम जो है पोषक तत्व और खाद्य पदार्थ का जो संचालन करता है, ठीक है। अब ये 4 प्रकार के जो है फ्लोएम के उत्तक कौन कौन से है? तो चालनी है, सह कोशिकाएं हैं, फ्लोएम तंतु है, फाइबर। इसके बाद में जो है फ्लोएम मृद उत्तक। तो इन चारों से मिलकर बना होता है। तो इनको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कितने प्रकार के उत्तक से मिलकर बने होते हैं। तो 4 प्रकार के जाइलम जो है और फ्लोएम जो है दोनों 4 प्रकार के उत्तक से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जाइलम का काम और फ्लोएम का काम आपको बता ही दिया। इसके बाद पौधों में शोषण जो होता है रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। जो पत्ती में आप जो इस सिरा टाइप से देखते हैं ना, इसे स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है।
प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे के लिए आवश्यक भोजन बनाने की क्रियाकलाप है, जिससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और जो है पौधे को खाना मिल जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो मैग्नीशियम होती है, Mg होती है। और पत्ते का रंग जो पीला होने लगता है मैग्नीशियम की कमी से ही होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र हमने रख लिया, बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इजी वे में 2-3 नंबर मिल जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखने के बाद जो है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल बना के ही बताया था, यहाँ भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। आपके लिए जो कुछ कर सकता हूँ मैं सब करूंगा। ठीक है, जो भी टाइम बचता है आपके ऊपर ही खर्च करता हूँ। यहाँ तक समझ लीजिए, एग्जाम के बाद भी आप लोगों के साथ ही बने रहेंगे, जो है जीके जीएस की पूरी तैयारी करेंगे। साथ ही साथ आप लोग बोलेंगे, जैसे आज आपने बहुत प्यार दिया मैथ वाले वीडियो में, तो अगर ऐसे आप अगर लोग चाहेंगे कि हमें मैथ की ट्रिक के वीडियो भी दीजिए तो हम लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो किसी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी यदि फोकस दूरी 50 सेमी है? दोस्तों आपको पता है कि पावर बराबर 1/f मीटर होता है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, तो इसमें आपको बैठा देना है सिंपली। तो पावर बराबर क्या हो गया? 1/50/100, क्योंकि भाई मीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर को मीटर में पहले बदलिए, तो पावर बराबर हो जाएगा आपका 2 डायोप्टर। और लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं, तो यही था और कुछ नहीं है। एक सूत्र एक और आपसे पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या पूछ दिया जाएगा, तो f बराबर r/2 होता है, तो यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा, या तो वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा या फोकस दूरी दिया रहेगा, कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं इस सूत्र से। एक ओम का नियम वाला सूत्र और देख लीजिए, V/IR। यहाँ पे रेसिस्टेंस और वोल्टेज का मान हो सकता है कि दिया है, धारा पूछ रहा है, या फिर धारा का मान दिया है, रेसिस्टेंस का मान दिया है, वोल्टेज पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद सबसे जो जरूरी है, अगर श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस जुड़ा है तो टोटल प्रतिरोध कितना होता है? R1 + R2, अगर 3 है तो R3 भी होगा, मैं ये फिर लिख दिया यहाँ पे। चलिए, अगर समांतर क्रम में है तो कैसे होता है? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर 4 है तो R4 भी होगा। सबको कैलकुलेट कर लीजिए, R का मान निकाल लीजिए और V बराबर RI में रख दीजिए। कितना सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, इससे सिंपल न्यूमेरिकल होगा। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे दर्पण की सूत्र देख लीजिए, दर्पण की सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u, और लेंस का सूत्र भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे खाली माइनस होता है, देख लीजिए। और जो f क्या है? फोकल लेंथ है, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु की दूरी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसी सूत्र में पिरोना है, इसी पे न्यूमेरिकल रहता है। चलते हैं आगे। जारब जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो ये निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। निकोबार द्वीप समूह में क्या क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे हम जो है पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना काफी स्टार्ट हो गया है। इंडिया की सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान जो साउथ बंटन में है ना, ये भी नेशनल पार्क जो है, ये भी आपका जो है वहीं पे है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है, ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ से आप कमीशन तक के एग्जाम में इसको पूछते हैं, क्योंकि ये इकलौता है। ठीक है, तो बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसके बाद जो 3 द्वीपों का नाम बदल दिए गए थे गांधी मतलब सुभाष चंद्र बोस के 75वीं जन्मदिन के अवसर पे, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हेवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप। इसके बाद रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, और नील द्वीप का जो है शहीद द्वीप। तो ये तीनों द्वीप का नाम बदल गया है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ और भी इस फॉर्म में ले लीजिए, व्हीलर द्वीप का नाम भी बदल दिया गया है, जो उड़ीसा में स्थित है, तो इसका नाम जो है कलाम साहब के नाम पे कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक है, फिर आप एक और ले लीजिए जो इस फॉर्म में रहेंगे, आपका ये जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा का नाम बदल दिया गया है और अटल दर्रा कर दिया गया है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है फॉर्मेशन से, क्योंकि ज्योग्राफी से और इस फॉर्म में क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों द्वीपों का। ये पीडीएफ जरूर लीजिएगा, ठीक है। एक बार 2 बार वीडियो देखने के बाद आपको पीडीएफ जो है जरूर रीड करना है, एक अच्छे और पूरी फायदा के लिए। 84वां संविधान संशोधन में से किससे संबंधित है? तो ये है कि जो 2026 तक, आपको पता होगा कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सदस्य हैं, इसकी में कोई बदलाव नहीं हो सकता, मतलब कोई भी छेड़खानी नहीं किया जा सकता। जो है लोकसभा में 585 होंगे और विधानसभा में 500 ही होंगे, ये 2026 तक सीमित ही रखेंगे, ऐसे ही रहेगा। तो ये संविधान संशोधन 84वां किया गया था कि भाई इसमें कोई उलटफेर नहीं किया जाएगा। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे 84वां संविधान संशोधन। इसके बाद राज्य में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? तो 250 हो सकता है। राज्यसभा में 250, विधानसभा में 500 और लोकसभा में 550। पहले जो है लोकसभा में 552 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाली प्रथा समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो एंग्लो इंडियन है उसकी नियुक्ति नहीं करेंगे राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर, और राज्यपाल जो है विधानसभा के अंदर नहीं करेंगे, ये हट गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजिनी नायडू ने की थी। इसके बाद सविनय अवज्ञा की शुरुआत कब होती है? 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च भी कहा जाता है। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में। समाप्ति कब होती है? 1922 में, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, ठीक है। चौरा चौरी जो स्टेशन है ये कहाँ? यूपी में है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। और ये आंदोलन क्यों हुआ था, ये भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है
किस वजह से हुआ था? तो क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण, ठीक है। क्रिप्स मिशन में जो करार किए गए उसकी विफलता के कारण जो है करो और मरो का मतलब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 हुई थी। क्यों हुई थी? तीन कठिया पद्धति के कारण। तीन कठिया पद्धति के कारण। ये क्या था भाई? जितने मान लीजिएगा अपने पास पाँच बीघा जमीन है तो 1/3 जमीन पे जो है आपको नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये बिहार में है चंपारण, और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे जो है गांधी जी बिहार गए थे, ठीक है। और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे ही थे, और ये भारत में इनका पहला आंदोलन था। फर तथा पैन देवदार वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये टाइगा वन में पाए जाते हैं। टाइगा वन को जैविक वन या दुनिया का सबसे बड़ा बायोम कहा जाता है। शीशम, सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। 2 बार पूछा गया, तीसरी बार भी पूछी जाएगी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कितनी वर्षा होती है? 100 से 200 सेमी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है? 175 से 200 सेमी। VVI कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको जो है पूछा जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बुझे हुए चूने को जब गर्म करेंगे ना तो अमोनिया गैस प्राप्त होगी। अब देख लीजिए 2NH4Cl, यहाँ पर तो बैलेंस किया हुआ है। NH4Cl हो जो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है, जिसे नौसादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौसादर कहा जाता है। बैटरी वगैरह में नौसादर की लेप जो है यूज किया जाता है। इसके बाद CaOH का हॉल ट्वाइस जो है ये क्या होता है? आपका बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं तो 2HNH3 प्राप्त, मतलब अमोनिया का 2 भाग प्राप्त होता है, और CaCl2 प्राप्त होता है ना, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद जो है जल का जो है निष्कासन हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से आंख के सामने रखना है, आए तो सतर्क से टिक करना है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे है, श्रीशैलम बांध कहाँ स्थित है? तो अभी अगर आपको ये ध्यान हो इसी वीडियो में कि जो भारत का सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा नेशनल पार्क है, ये कौन सा है? श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ये बांध भी है श्रीशैलम, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीशैलम बांध किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पर। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि मैं इसको क्यों टाइप किया यहाँ पे। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। 2 बार पूछा गया, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। ओमकारेश्वर बांध है, ये भी नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी की जो है ओरिजिन पूछा जाता है तो अमरकंटक होता है, MP होता है, ठीक है। इसके बाद टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे उत्तराखंड में, जो भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। अगर आपसे भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना पूछा जाए ना, तो फिर भाखड़ा नांगल मारना, टिहरी बांध परियोजना मत मारना, ठीक है। ये सिर्फ ऊंची है। अगर गुरुत्वीय पूछा ग्रेविटी वाला तो भाखड़ा नांगल मारना है, ठीक है। कोयना बांध परियोजना कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में। दुलहस्ती बांध परियोजना चिनाव नदी पे है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में है। भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना वेस्ट बंगाल में। ये 1948 में लगाया गया था। दोस्तों आशा करता हूं कि ये एनर्जेटिक वीडियो आपके अंदर एनर्जी भरेगा और आपको जो है काफी बेनिफिट पहुंचाएगा एग्जाम के अंदर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ PDF लेना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे और जो है